Hello students, how are you? I hope you are well, you are fine, right? आज हम अपने सीरीज का लेक्चर नंबर 5 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 41 से लेके 50 तक आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाले हैं। ठीक। और ये तो हम पहले ही बता चुके थे कि जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपका एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है। 125 क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक। क्योंकि ये मेरा जो है 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, राइट। तो हम बात करते हैं, जो आपका पहला क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपका ये है कि परावैद्युत शक्ति। यहाँ पे दो टॉपिक है, एक है आपका परावैद्युत शक्ति और एक है आपका आपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करना है। ठीक। सबसे पहले हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि जिन बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दे, हम उसको अपना पीडीएफ सेंड कर देंगे विदाउट एनी फी। एक बच्चा बोल रहा था भैया इसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा, हम बोलें कि एक भी रुपया उसको पे करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो जो मेरा नंबर है वो आपका ये रहा, 8434323910। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक। अब बताओ कि यहाँ पे अगर हमसे बोला गया है कि परावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यह कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो फिर है क्या भाई, है ना। तो हम बताते हैं कि यह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्तम मान है। देखिएगा ध्यान से, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्तम मान है। का महत्तम मान है। लेकिन इसके पीछे ना एक शर्त है, क्या वो शर्त बताएं? एक शर्त बताते हैं, वो आपका शर्त है कि परावैद्युत माध्यम अचालक हो। परावैद्युत, खतरनाक हिंदी है भाई मेरा, है ना। परावैद्युत माध्यम अचालक हो। अब बताओ कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है अगर हम उसको मर्ज कर दें तो ये आपका परिभाषा बन जाएगा परावैद्युत शक्ति का। ठीक है। तो परिभाषा बनाने की कोशिश किया जाए, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए परिभाषा हम कैसे बनाते हैं, है ना। परिभाषा को रटना नहीं है, परिभाषा को समझ के अपने मेमोरी कार्ड में डाल लेना है। ठीक। देखिए परिभाषा ये होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह महत्तम मान, क्या बोलना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह महत्तम मान जहां परावैद्युत माध्यम क्या हो, अचालक हो। अचालक का मतलब समझते हैं ना, जहां पे विद्युत का प्रवाह ना हो उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं, राइट। उसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका है आपेक्षिक परावैद्युतांक, है ना। इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे दो चीज होता, एक होता आपका माध्यम की माध्यम की विद्युतशीलता का नाम सुना होगा, विद्युतशीलता। और विद्युतशीलता को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं परावैद्युता। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है ना। एक होता है निर्वात की विद्युतशीलता, ये भी आप लोग जानते होंगे, है ना। निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युता।
दोनों के अनुपात को पता है क्या बोलते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक, है ना? क्या बोलते हैं उसको? आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो अगर कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा इसका ये बता देना है आपको कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। क्या दोनों परिभाषा अच्छे से याद हुआ? क्या हम इसको लिख लें? ठीक है, इसको लिख लेते हैं। भाई खांसी आ रहा है, रुक जा थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जाम में आए भाई तो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक? सबसे पहले परिभाषा किसका लिखना है? परावैद्युतांक। एक मिनट, अच्छा भाई, परावैद्युत शक्ति है ना? परावैद्युत, ओ भाई हेलो, परावैद्युत शक्ति। इसका परिभाषा बिल्कुल आसान है। विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तीव्रता का वह महत्तम मान, वह महत्तम मान जहाँ परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम क्या हो? अचालक हो। क्या हो? अचालक हो। अचालक हो, उसे परावैद्युत शक्ति कहते हैं। परावैद्युत शक्ति कहते हैं। दूसरा जो परिभाषा है वो आपका है आपेक्षिक परावैद्युतांक, है ना? आपेक्षिक परावैद्युतांक। इसका परिभाषा बिल्कुल आसान था, और ये परिभाषा था क्या चीज? आपका माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। राइट डाउन, है ना? चलिए इसको लिखते हैं। माध्यम की, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, है ना? निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं, और वो फॉर्मूला आपका ये है कि आपेक्षिक, आपेक्षिक जो परावैद्युतांक है उसको हम सूचित करते हैं अपसाइलन आर के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? अपसाइलन आर के द्वारा। अपसाइलन आर इक्वल टू माध्यम में जो विद्युतशीलता है उसको इंडिकेट करते हैं अपसाइलन एम के द्वारा, और निर्वात की जो विद्युतशीलता है उसको इंडिकेट करते हैं अपसाइलन नॉट के द्वारा। अर्थात ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला किसका है? आपेक्षिक परावैद्युतांक का है। किसका है? आपेक्षिक परावैद्युतांक को सूचित करते हैं अपसाइलन आर के द्वारा, और अपसाइलन आर का फॉर्मूला होता है अपसाइलन एम बटा अपसाइलन नॉट। या कहीं कहीं पे आपको
बुक में लिखा हुआ रहेगा अपसाइलन आर बराबर, अपसाइलन एम को सिंपल लिखा हुआ रहेगा अपसाइलन बटा अपसाइलन नॉट। तो घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों बातें क्या है, सेम है। अब बताओ कि ये आर का मतलब क्या हुआ, तो हम बोलेंगे भैया आर का मतलब हुआ रिलेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपेक्षिक। इस एम का मतलब हो गया मीडियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यम। और जीरो का मतलब हो गया कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं का मतलब होता है निर्वात। राइट, तो एक क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या है कि कूलॉम के नियम को लिखें। कौन से नियम को, कूलॉम के नियम को लिखें। सबसे पहले आप ये समझिए कि इस नियम को पढ़ने से क्या मिलेगा, इस नियम को पढ़ने से क्या फायदा है, ये नियम हमको क्या देता है ना। तो सबसे पहले बोलेंगे कि कूलॉम के नियम से हम विद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। कौन सा बल का, विद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, और विद्युत बल को जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं कूलॉम बल। कौन सा बल, कूलॉम बल। और इसको जो है वो हम इंडिकेट करेंगे एफ के द्वारा। किसके द्वारा, एफ के द्वारा। ठीक है, तो ये बल का मान ज्ञात करते हैं। कौन सा बल का मान, वैद्युत बल या कूलॉम बल का मान ज्ञात करते हैं। अब सवाल ये रहा कि इस बल का मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए कूलॉम ने एक नियम दिया, और उस नियम को बोला गया कूलॉम का नियम। ठीक, तो इस नियम में 2 आवेश लिया गया, बिंदु आवेश। कैसा आवेश, बिंदु आवेश। देखिए, एक आवेश यहाँ पे ले लिए, और इसका नाम हमने रखा Q1। यहाँ से R दूरी पर एक और बिंदु आवेश ले लिए, जिसका नाम रखे हम Q2। अब बताइए क्या ये आवेश और ये आवेश के बीच कोई बल लगेगा। हम बोलेंगे हाँ भैया ये लगेगा। अगर ये आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच लगता है कौन सा, विकर्षण बल। और यदि ये प्लस और ये माइनस होता, या ये माइनस और ये प्लस होता, तो इसके बीच लगता आकर्षण बल। और दोनों प्रकृति जो है वो कौन सा बल का है, कूलॉम बल का या वैद्युत बल का। तो यहीं से आपका 2 नियम बनता है। कूलॉम ने कितना नियम दिया, 2 नियम। पहला ये बताया कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या वैद्युत बल या कूलॉम बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। रिपीट अगेन, फिर से हम बोलते हैं कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है ना। ये स्टेटमेंट जो है वो कूलॉम के नियम का पहला है, पहला नियम है। ठीक, दूसरा नियम ये बोला गया कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल इसके बीच दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अगर ये दोनों लिख देंगे तो ये आपका कौन सा नियम कहलाएगा, कूलॉम का नियम। तो अगर ये बताइए कि यहाँ पे ये बोला गया कि ये दोनों के बीच जो है वो क्या लग रहा है, तो हम बोलेंगे भैया कूलॉम बल लग रहा है। यानी क्या लग रहा है, एफ। और एफ जो है आपका Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह इस प्रकार से होता है ना। दूसरा नियम में ये बोला गया कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, बीच की दूरी यानी कि r का वर्ग यानी कि r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है चिन्ह तो हम देंगे समानुपाती का ही, लेकिन r स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, 1/r स्क्वायर। अगर 1 बटा लिखा हुआ है तो हम इसको
क्या बोलेंगे? समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? तो हम बोलेंगे भैया इसको हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। और इसी चिन्ह को क्या यहाँ पे 1 बटा लिखा हुआ है क्या? नहीं ना। तो इसी चिन्ह को हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? समानुपाती। ठीक है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? क्या हम इसी को हम लैंग्वेज में लिख देंगे तो ये आपको कितना नंबर दे देगा? 2 नंबर दे देगा। देखिए हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। एग्जाम में अगर ये सवाल आवे तो आपको यहाँ से लिखना है आंसर। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, ऐसे कर देना है। और यहाँ पे जो है वो आपको लिखना है पहला। ठीक, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, के बीच लगने वाला, लगने वाला कौन सा बल? वैद्युत बल बोलिए चाहे कूलॉम बल बोलिए, दोनों बातें क्या है? सेम है ना। कूलॉम बल। और इस बल को हम सूचित कैसे करते हैं? एफ के द्वारा, कॉमा, दोनों आवेश के गुणनफल के, दोनों आवेश के गुणनफल, दोनों आवेश के गुणनफल का मतलब हो गया दो आवेश कौन कौन है? एक है Q1 इंटू, दूसरा क्या था? Q2। ये हो गया गुणनफल के, क्या होता है भैया? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख लेना है कि कूलॉम बल यानी कि F समानुपाती होता है किसका? Q1 इंटू Q2 का। ये हो गया कूलॉम का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या कहता है वो भी लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिखिएगा। दूसरा, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला, लगने वाला कूलॉम बल, कूलॉम बल। और कूलॉम बल को भाई हम सूचित कैसे किए थे? एफ के द्वारा ना। कूलॉम बल दोनों आवेश के, दोनों आवेश के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग। बीच की दूरी का मतलब क्या हुआ? आर। आर का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा, है ना। व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखें तो एफ चिन्ह जो है वो समानुपाती जैसा ही होता है, बस खाली आर का वर्ग, यानी कि आर का वर्ग हो गया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/r²। ये आपका हो गया कूलॉम का नियम, है ना। इस अगर हम इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो आप यहाँ तक भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ से जो एफ का मान निकलता है ना भाई, वो आपका निकलता है के Q1 Q2 बटा R²।
ये मान जो है वो किसका निकल के आया, तो हम बोलेंगे भैया एफ का निकल के आया। और ये बात जो है वो हम ऊपर ही बता दिए थे कि कूलॉम के नियम से किसका मान निकलता है, वैद्युत बल का या कूलॉम बल का। कूलॉम बल का नेचर कैसा होता है, आकर्षण भी हो सकता है विकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति का रहेगा तब, और विकर्षण कब होगा, जब दोनों आवेश समान प्रकृति का रहेगा तब। ठीक, तो अभी तक जो है वो आपका 2 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अभी बाकी कितना है, 8 क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। संधारित्र की धारिता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि संधारित्र की धारिता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है। इसको समझिए पहले। संधारित्र, संधारित्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हम अपने भाषा में जानते हैं कंडेंसर, जो आपके पंखा में लगा होता है ना। तो जो आपके पंखा में लगा होता है उसको लोग कंडेंसर भी बोलता है, उसको लोग कैपेसिटर भी बोलता है, और उसे लोग हिंदी में संधारित्र भी बोल सकते हैं। लेकिन इंसान कम भी पढ़ा लिखा है तो वो संधारित्र नहीं बोलेगा मार्केट में जाके, वो इंग्लिश से बोलेगा कि हमको क्या चाहिए, कंडेंसर चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये कैसे कहता है कि इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, बताओ। अब बताओ कि यहाँ पे कहता है कि संधारित्र की धारिता किन 2 कारकों पर निर्भर करती है, उसका नाम बताना है। ठीक, तो बताओ कि संधारित्र की धारिता का ना फॉर्मूला बताए थे, C बराबर A अपसाइलन नॉट अपॉन डी। C बराबर A अपसाइलन नॉट अपॉन डी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें ताकि समझने में आसानी हो, ये C का मतलब हो गया धारिता। किसकी धारिता भैया, संधारित्र की धारिता। किसकी धारिता, संधारित्र की धारिता। ये A क्या है, हम बोलेंगे प्लेट का क्षेत्रफल। हम बनाते हैं इसका एक डायग्राम भी बनाते हैं, है ना। प्लेट का क्षेत्रफल। ये D क्या है, तो हम बोलेंगे 2 समांतर प्लेट के बीच की दूरी। 2 समांतर प्लेट के बीच की दूरी, है ना। और ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो आपका है माध्यम की विद्युतशीलता, यानी कि नॉट लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए इसको थोड़ा सा हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जो आपका कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर भी 2-3 वैरायटी का हम बताए थे, याद है। एगो बताए थे समांतर प्लेट कैपेसिटर, एगो हम बताए थे गोलीय कैपेसिटर, याद आया कुछ, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इसका, आप ही बताइए कि कौन सा कैपेसिटर है ये, बोलेगे भैया यहाँ पे ना ये आपका हो गया प्लस प्लस प्लस, ये आपका हो गया माइनस माइनस माइनस। यानी कि यहाँ पे जो हम प्लेट लिए हैं वो कै गो लिए हैं, 2 प्लेट लिए हैं। इस प्रकार से एक प्लेट ये धनात्मक हो गया और ये वाला प्लेट जो है वो आपका ऋणात्मक हो गया। और अगर ये प्लेट है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। तो इसका जो एरिया होगा उसको हम मानते हैं ए। इसका एरिया ले लो चाहे इसका एरिया ले लो, दोनों का एरिया समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना उसी को हम मान लेते हैं टी, और इसके बीच कुछ नहीं है तो इसके विद्युतशीलता को हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बताइए सी बराबर क्या हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एक बात बताओ हमको, देखो अगर हम आपसे पूछें कि अगर एरिया का मान बढ़ता है, ये अंश में है ना, एरिया किस में है, अंश में है, तो हम बोलेंगे भैया कैपेसिटेंस का मान भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात धारिता का मान भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हम D की बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर D का मान बढ़ेगा
अगर हर बढ़ता है ना, तो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो धारता बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो धारता घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र की जो धारता है वो दो कारक कौन कौन है पहले ये देख लीजिए। एक कारक आपका कौन हो गया, डी, और एक कारक आपका कौन हो गया, ए। यानी कि संधारित्र की धारता जो है वो किन दो कारकों पे डिपेंड करती है, एक समांतर प्लेट का क्षेत्रफल और दूसरा समांतर प्लेट के बीच की दूरी पर करती है ना। इस बात को हम आंसर में लिख देते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ठीक है। देखिए, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। बड़ा प्यार से लिखना है, संधारित्र की धारता, संधारित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैपेसिटर ना। संधारित्र की धारिता दो कारकों पर, दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला, समांतर प्लेट के क्षेत्रफल पर, समांतर प्लेट के क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल को भैया हम इंडिकेट करते हैं किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए फॉर एरिया, एरिया का हिंदी क्या होता है, क्षेत्रफल। कैसे निर्भर करता है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर एरिया बढ़ाते हैं, अगर एरिया बढ़ाते हैं तो जो आपका सी का मान होगा वो भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम एरिया को घटाते हैं तो सी का मान भी क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी डिपेंड किस पे कर रहा है, ए पे ना। एरिया बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो सी भी घटेगा। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं, समानुपाती। यानी कहने का मतलब ये हुआ आपका कि सी समानुपाती क्या चीज, ए। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ कि एरिया को बढ़ाने से धारता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अर्थात अगर प्लेट का क्षेत्रफल ज़्यादा लेते हैं तो धारता का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा जो आपका था वो क्या था, किस पे डिपेंड करेगा, तो हम बोलेंगे कि समांतर प्लेट के बीच की दूरी पर, समांतर प्लेट के बीच की दूरी, और बीच की दूरी को हमने कितना माना है, डी। डी पर। अब बताइए कि डी अंश में था कि हर में था, हर में था ना। तो अगर हम डी का मान बढ़ाएंगे तो सी का मान क्या होगा, घटेगा। अगर हम डी का मान बढ़ाते हैं भैया तो सी का मान जो है आपका क्या होगा, घटेगा। और अगर हम डी का मान घटाते हैं तो सी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अगर हम डी बढ़ाते हैं तो सी का मान घटता है, और अगर डी घटाते हैं तो सी का मान बढ़ता है। उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सी किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो डी के। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/d। एग्जाम में यहाँ तक लिख दीजिएगा ना तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर, बड़ा मुस्कुराते हुए मिलेगा। ठीक है। चलिए, कितना सवाल हो गया, 3 सवाल। चौथा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाएं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कुछ नहीं है, ये जो है वो आपका एक घटना है ना। किसका, प्रकाश की एक घटना है। प्रकाश की
एक घटना है। अब बात ये रहा कि कैसा घटना है, तो हम ये बताते हैं कि इसके लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म का जो आकार होता है भाई, वो आपका कैसा होता है? त्रिभुजाकार। क्या ले लिए? प्रिज्म। और प्रिज्म से हम गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को, यानी कि सूर्य के प्रकाश को। किसको? सूर्य के प्रकाश को। तो यहाँ से जो है हमने किसको गुजारा? सूर्य के प्रकाश को गुजारा। ये आपका हो गया सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो हमने ये देखा कि जैसे ही प्रिज्म से ये प्रकाश गुजरा, 7 रंगों में, अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसमें से लाल जो है भाई वो सबसे ऊपर होता है, और जो बैगनी होता है ना, वो आपका सबसे नीचे होता है। अब बाकी इसी में आपका जो है वो कितना रंग टोटल हो गया? 7 रंग। और ये सातों रंग जो है जहाँ पे जिस पर्दा पे प्राप्त होता है, उस पर्दा को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इस पर्दा को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये आपका एक स्क्रीन है। पर्दा को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रीन। ये क्या है? हम बोलेंगे भाई स्क्रीन है। स्क्रीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्दा। और इस पर्दा का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्पेक्ट्रम। ठीक है। और सबसे ऊपर में कौन सा रंग आपको मिलेगा? तो बोलेगा भैया रेड मिलेगा। और सबसे नीचे कौन सा मिलेगा? तो बोलेगा भैया वायलेट मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं बैगनी। यानी कि यहाँ पे सबसे कम कौन झुकता है? रेड। और सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? तो बैगनी। यानी कि अगर कोई बोले कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा झुकेगा ना उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, और जो जो कम झुकेगा उसका अपवर्तनांक कम होता है ना? तो बताओ, यहाँ तक बातें समझ में आया? तो ये जो घटना हुआ ना, कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ये क्या है आपका? प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म। ये जो बना हुआ है ये आपका क्या है? प्रिज्म। ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब ही होता है, वर्ण का मतलब होता है रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है अलग करना। ठीक। तो एग्जाम में जो है अगर इसका परिभाषा पूछे तो ये सब बनाने का आवश्यकता भी नहीं है, केवल आपको परिभाषा लिख देना है। तो परिभाषा क्या लिखोगे? कि जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये सातों रंग जिस पर्दे पे प्राप्त होता है, उस पर्दा को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसको हिंदी में वर्णपट कहते हैं। ठीक। चलिए यहाँ पे लिखिए परिभाषा। यहाँ से आपको लिखना है आंसर। क्या लिखना है? जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो जाता है तो यह 7 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। रंगों में विभक्त हो जाता है। उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
कहते हैं। यहाँ तक आपको क्या कर देना है, लिख देना है। और जहाँ पे ये सातों रंग आपको जिस पर्दे पे प्राप्त होता है उस पर्दा का नाम क्या बताए थे, स्पेक्ट्रम। ठीक, चलिए ये तो बात हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज और इसे बता देते हैं कि सात रंग जो है वो आपका कौन कौन सा प्राप्त होता है, तो उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं भिब ग्योर। भिब ग्योर। जहाँ पे भी का मतलब होता है वॉयलेट, है ना। आई का मतलब होता है इंडिगो, बी का मतलब होता है ब्लू, जी का मतलब होता है ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड। इसी को अगर कोई बच्चा हिंदी में याद रखना चाहता है तो उसको बोलते हैं पैजा निह पिनाला। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें याद रख लीजिएगा। वै से हो गया बैगनी, ज से हो गया जामनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। ठीक, इसको एग्जाम में नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। परमाणु के बोर मॉडल की दो कमियों को लिखें। परमाणु के कौन सा मॉडल, बोर मॉडल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परमाणु का कौन कौन सा मॉडल हम लोग को पढ़ने का था, परमाणु मॉडल हम लोग को तीन था पढ़ने का। कौन कौन, एक था आपका थॉमसन, थॉमसन मॉडल। दूसरा था आपका रदरफोर्ड मॉडल। और तीसरा था आपका बोर मॉडल। यानी कि ये तीनों में सबसे पुराना मॉडल आपका कौन था, थॉमसन का। और जो रिसेंट में जो आपका मॉडल चल रहा है वो आपका कौन सा मॉडल चल रहा है, तो हम बोलेंगे बोर मॉडल। लेकिन इसमें भी कमी है ना। अभी वैज्ञानिक जो है इसके आगे भी काम कर रही है। तो बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि परमाणु के बोर मॉडल के दो कमियों को लिखें। आपका ना तो थॉमसन पूछा है ना ही रदरफोर्ड पूछा है। यहाँ पे जो कमी पूछा है वो किस में पूछा है, बोर मॉडल में। इसका दो कमी जो है वो इस प्रकार है, हम दो नहीं इसमें तीन कमी बताएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर दो पूछेगा तो आपको दो ही लिखना है, तीन नहीं लिखना है। ठीक, इसका पहला कमी ये है कि इस मॉडल में ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा उत्सर्जन की व्याख्या नहीं किया गया। ऊर्जा उत्सर्जन की व्याख्या नहीं किया गया। किया गया। ये आपका हो गया पहला कमी, है ना। तो अगर पहला कमी की बात किया जाए तो हम बोलेंगे कि बोर के मॉडल में ऊर्जा उत्सर्जन की व्याख्या नहीं किया गया। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे एक इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में, जिसमें आपको बताया गया है कि जब जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो ऊर्जा मुक्त करती है, वो भी रेडिएशन के फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे जो है ऊर्जा उत्सर्जन जो होता है उसकी व्याख्या अच्छे से नहीं हो पाया, यानी कि ये आपका कमी के रूप में रह गया, है ना। और आज जो है वो हम इस कमी को पढ़ते हैं। ठीक, जो आपका दूसरा कमी है वो आपका ये है, इस मॉडल में इस मॉडल में केवल हाइड्रोजन परमाणु, इस मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु की सही से व्याख्या हो पाया, सही से व्याख्या हो पाया। लेकिन
अन्य परमाणु की व्याख्या नहीं हो सका, लेकिन अन्य परमाणु की व्याख्या नहीं हो सका। एग्जाम में 2 ही पूछता है, आप लोग 2 लिख के मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन हम 3 बता देते हैं, हो सकता है एग्जाम में का भूल जाए तो आपका तीसरा काम दे सके। तीसरा आपका ये है कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कण माना गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है तरंग की भांति कार्य करता है। इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? कण। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो प्रकृति होता है वो तरंग की जैसा होता है। किसके जैसा होता है? तरंग के जैसा। लेकिन ये मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन को क्या माना था? पार्टिकल, कण। इस बात को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा, इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन को कण माना गया है, जबकि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह कार्य करती है। तो बताइए कि बोर के मॉडल की 2 कमी जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहला कमी हमने ये बोला कि इस मॉडल में ऊर्जा उत्सर्जन की व्याख्या नहीं हो सका। दूसरा कमी ये है आपका कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो सही है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य परमाणु है उसके लिए ये मॉडल सही नहीं है। यानी कि ये जो है वो स्पेशल किसके लिए लागू हुआ? तो हम बोलेंगे भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए, और कोई परमाणु के लिए लागू नहीं हुआ। तीसरा जो आपका जो है वो इसमें इलेक्ट्रॉन को जो है क्या माना है? कण माना है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? तरंग है। अब बताइए कि ये 3 कमी में से क्या 2 कमी हम लोग नहीं लिख लेंगे? हाँ, हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका शक्ति गुणांक। कौन सा गुणांक? शक्ति गुणांक। इसको आप जो है वो MVVI लगा लीजिएगा, वैसे ऊपर लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लगा लीजिएगा मेरे तरफ से। शक्ति गुणांक होता क्या है? क्या शक्ति गुणांक जो है वो DC में कार्य करता है कि AC में कार्य करता है? सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि शक्ति गुणांक है कौन सी, AC में काम करता है कि DC में काम करता है। ये पते नहीं है, इसका परिभाषा बच्चे याद कर रहे हैं जबरदस्ती। क्या वो याद होने वाली चीज है? अगर याद हो भी गया तो वो तुरंत भूल जाएंगे, है ना। तो शक्ति गुणांक जो है वो कुछ नहीं है। सबसे पहले बता दें कि ये जो आपका टर्म है शक्ति गुणांक, ये यूज होता है AC परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। AC परिपथ में प्रयोग होता है। चलिए अच्छी बात है। देखिए कैसे हम परिभाषा बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कौन सा परिपथ में प्रयोग होता है? तो हम बोलेंगे AC परिपथ में प्रयोग होता है। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो है 2 चीज होता है। एक आपका होता है करेंट, और एक आपका होता है वोल्टेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, या इसको बोलते हैं विभवांतर। एक बात बताइए हमको कि वोल्टेज करता क्या है? वोल्टेज का काम क्या है? हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज डाउन है, वोल्टेज ज़्यादा है। इस बात का मतलब क्या होता है? तो हम बोलेंगे भैया विद्युत धारा बहती कैसे है? जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इसके विपरीत दिशा में कौन चलता है? विद्युत धारा।
अब विद्युत धारा को चलाने का ड्यूटी किसको मिलता है? वोल्टेज को। अगर वोल्टेज 0 है तो ये धारा बहेगी नहीं। अगर वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा है तो विद्युत धारा तेजी से बहेगा। अगर वोल्टेज आपका लो है तो विद्युत धारा भी आपका स्लो चलेगा। ठीक है? यानी कि विद्युत धारा का चलना ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? वोल्टेज पे। वोल्टेज आपका जितना ज़्यादा होगा, करंट उतना तेजी से दौड़ेगा। वोल्टेज जितना कम होगा, करंट उतना धीमा-धीमा दौड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कभी-कभी ये होता है आपका कि करंट आगे चलने लगता है, वोल्टेज पीछे चलता है। कभी-कभी होता है कि वोल्टेज आगे चलता है और करंट पीछे होता है, और कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों साथ-साथ चलता है। ठीक है? फिर से हम बोलते हैं कि यहाँ पे 3 कंडीशन होती है। एक होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों साथ-साथ चले। एक होता है कि करंट आगे-आगे चले और वोल्टेज पीछे-पीछे चले। और एक होता है कि वोल्टेज आगे-आगे चले और करंट पीछे से चले। तो यहाँ पे आपका 3 कंडीशन होता है। चलने का स्टाइल दोनों का अलग-अलग है। ठीक? तो यहाँ पे अगर ये दोनों अलग-अलग तरीके से चलता है, तो वहाँ पे उत्पन्न होता है कलांतर। क्योंकि इसका कला अलग और इसका कला, दोनों का चलने का कला क्या हो, अलग हो, तो उसमें कलांतर का कुछ न कुछ मान होगा। और अगर दोनों सेम चल रहा है तो कलांतर का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य। तो यहाँ पे कलांतर को जो है हम लोग सूचित करते हैं, पता है किसके द्वारा? पाई के द्वारा। अगर दोनों का कला समान है तो कलांतर का मान कितना हो जाएगा? 0। अगर दोनों का कला समान नहीं है तो कलांतर हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक, चलिए यहाँ पे इस बात को लिख ही देते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में काम दे दे, है ना? देखिए, कला अगर आपका समान हो, किसका कला? वोल्टेज का और करंट का कला अगर समान हो, तो कलांतर का मान यानी कि फाई का जो मान है भैया वो कितना हो जाएगा? 0। चलिए अपने मेमोरी कार्ड में इसको अच्छे से डाल लीजिए। यदि कला क्या हो? असमान, तब फाई का जो मान है वो आपका हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। लेकिन मेरा जो टॉपिक था वो टॉपिक कुछ और था, और उसको रिगार्डिंग जो है हमने कुछ और समझाया। अब देखो, मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? शक्ति गुणांक। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसका परिभाषा ये होगा कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच कलांतर। ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच कलांतर का कोज्या के बराबर होता है कौन? शक्ति गुणांक। फिर से रिपीट करते हैं। किसी एसी परिपथ में, एग्जाम में किसे लिखना है भाई? किसी एसी परिपथ में क्या चीज? वोल्टेज और करंट का कलांतर का कोज्या के बराबर होता है कौन? शक्ति गुणांक। इस बात को अगर हम परिभाषा में अच्छे तरीके से लिख लेते हैं पहले, देखिए। अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे लिखना है। एसी परिपथ में शक्ति गुणांक शक्ति गुणांक किसमें? एसी परिपथ में शक्ति गुणांक यहाँ पे लिखना है
विद्युत धारा शक्ति गुणांक विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर, विभवांतर को ही हम बोलते हैं वोल्टेज, है ना। विभवांतर के बीच क्या चीज, कलांतर। कलांतर को इंडिकेट कैसे करते हैं, फाई के द्वारा। कलांतर के को जिया, को जया को हम बोलते हैं कॉस, है ना। कोजिया के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल टूल का, तो इसका मैथमेटिकल टूल ये होगा आपका शक्ति गुणांक। देखिए क्या कहता है ये, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। ये किसके बराबर होता है, कलांतर के कोजिया, यानी कि कलांतर आपका होता है फाई, और फाई का कोजिया का मतलब हो गया कॉस फाई। तो अब बताइए कि पावर फैक्टर का एक फार्मूला आ गया आपका कॉस फाई, और इस कॉस फाई का मान होता है 0 से 1 के बीच। यानी कि पावर फैक्टर का अगर कोई मान पूछे, हम बोलेंगे भाई इसका मान, इसका मान 0 तथा 1 के बीच होता है। ठीक है, कॉस फाई का जो मान होता है वो किसके बीच होता है, 0 और 1 के बीच होता है। कॉस फाई का मान निकालेंगे कैसे, इसका भी एक फार्मूला है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए माइंड में रख लीजिएगा थोड़ा सा। उसका फार्मूला ये है आपका, कॉस फाई बराबर, कॉस फाई बराबर आपका है वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि शक्ति गुणांक का व्यंजक क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। कभी कभी कितना बच्चा जो है इसी को परिभाषा भी बना देता है कि एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। तो ये भी लिखिएगा, तो आपको को 2 नंबर देने से कोई रोकेगा नहीं। तो यहाँ पे शक्ति गुणांक का परिभाषा 2 हम लिख सकते हैं। पहला तो हम ये लिख सकते हैं कि एसी परिपथ में शक्ति गुणांक विद्युत धारा और विभवांतर के कलांतर की कोज्या के बराबर होता है, ये भी लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं कि एसी परिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक को इंडिकेट किया जाता है कॉस पाई के द्वारा, और इसका मान होता है 0 से 1 के बीच। इसके बीच 0 से 1 के बीच होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो है वो हर एक बच्चा देखा होगा स्टेबलाइजर में, या आपके गली में जो लगा रहता है वो क्या लगा रहता है, ट्रांसफार्मर। तो हम बोलेंगे भैया ये ट्रांसफार्मर कुछ नहीं है, यह एक डिवाइस है, यह एक डिवाइस है। और ऐसा डिवाइस है जो आपका एसी पे काम करता है। किस पे काम करता है, एसी पर काम करता है। किस पे काम करता है, एसी पर काम करता है। अब सवाल ये रहा कैसा काम करता है, तो हम बोलेंगे भैया ये जो है वो आपको वोल्टेज के मान को, वोल्टेज के मान को बढ़ाता एवं घटाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आया कि ट्रांसफार्मर कुछ नहीं है,
यह एक प्रकार का डिवाइस है और ये एसी पे काम करता है कि डीसी पे काम करता है। हम बोलेंगे भैया एसी पे काम करता है और इसका काम है वोल्टेज को बढ़ा देना या वोल्टेज को घटा देना, है ना। उसी प्रकार से जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा दे, इसको वोल्टेज को घटा दे, उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन। डाउन का मतलब घटाना और अप का मतलब बढ़ाना। तो उस ट्रांसफार्मर का एक प्यारा सा नाम दिया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसी प्रकार से वोल्टेज को जो बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा दे, उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका हिंदी भी जानना जरूरी है, इसका हिंदी बता देते हैं। स्टेप डाउन को हम बोलते हैं अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप को बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है। एक चीज हम इसमें और बता देते हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाए तो और अच्छी बात है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है कि एक यहाँ पे आपका कोर होता है, ये इस प्रकार से, ये आपका महीन महीन पट्टियों से बना होता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे जब हम लॉन्ग टाइप करवाएंगे, तब अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे जो है वो आपका वायर लपेटा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कुंडली। ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं एसी सप्लाई। कौन सा सप्लाई? एसी सप्लाई। और यहाँ पे हम देते हैं लोड। लोड का मतलब हो गया बॉल, पंखा, टीवी, फ्रिज, जो भी है वो आपका क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। ठीक। तो जिधर आपका एसी सप्लाई होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्राथमिक कुंडली। और जिधर लोड लगा हुआ रहता है उसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली। अब बताओ कि इसमें जो है वो क्या लपेटा गया है? तार ना, जिसको हम बोलते हैं फेरों की संख्या। क्या इसको बोलते हैं? यहाँ पे फेरा कै को लपेटा गया? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम लिखेंगे फेरों की संख्या। फेरों की संख्या। और इसको हम इंडिकेट करते हैं N1 के द्वारा। किसके द्वारा? N1 के द्वारा। और यहाँ पे जो फेरों की संख्या है उसको हम इंडिकेट करेंगे N2 के द्वारा, क्योंकि ये द्वितीयक है। और यहाँ पे N1 इसलिए बोले क्योंकि ये क्या है? प्राथमिक है। फेरों की संख्या, इसको हमने क्या माना? N2। अब बताओ कि यहाँ पे फेरों की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहने का मतलब ये हुआ आपका, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर N1 का जो मान है वो छोटा है किससे? N2 से। ध्यान से देखिएगा कि अगर N1 का मान जो है, N1 का मान छोटा है किससे? N2 से। तो हम इसको बोलते हैं स्टेप अप, या हम इंग्लिश में बोलते हैं उच्चाई। ऐसे बोल लीजिए, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, N2, अगर N1
छोटा है N2 से, हम ये भी बोल सकते हैं कि N2 बड़ा है N1 से, N2 इज ग्रेटर देन N1। और ऐसे ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है। वोल्टेज अगर इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। अगर इधर ज़्यादा है, इधर कम है फेरों की संख्या, तो वोल्टेज घट जाएगा। तो बताओ कि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बोले कि भैया यहाँ पे फेरों की संख्या कम है, यहाँ पे फेरों की संख्या ज़्यादा है, यानी वोल्टेज को बढ़ा देगा। और वोल्टेज को जो बढ़ा देगा उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इंग्लिश में बोलते हैं उच्चई ट्रांसफार्मर। उच्चई ट्रांसफार्मर। तो बताओ कि अपचयी का कंडीशन क्या होगा? तो अपचयी का कंडीशन होगा N2 छोटा है N1 से। अगर N2 छोटा हो किससे? N1 से, यानी कि फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में कम हो और फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में ज़्यादा हो, तो वोल्टेज का मान जो है वो आपका घट जाएगा, और उसको हम बोलते हैं अपचाई। ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा आप बता दीजिए, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें आप बता दीजिए कि क्या है ये। देखिए, चलिए इसे लिख देते हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि कौन N1 और कौन N2, इसमें आपका प्राथमिक कॉइल कौन है, प्राथमिक कुंडली कौन है? हम बोलेंगे जिधर हम AC सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, और उसमें जो फेरों की संख्या होता है उसको बोलते हैं N1। जिधर हम लोड को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली, और उसमें जो फेरों की संख्या होता है उसको बोलते हैं N2। तो आप लोग बताइए कि दोनों में किसका मान ज़्यादा है? हम बोलेंगे भैया N2 का मान कम है और N1 का मान ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं N2 का मान कम है किससे? N1 से। और अगर N2 का मान N1 से कम है तो देख लीजिए कि उसको हम कौन सा ट्रांसफार्मर बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं अपचाई। अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये हम ट्रांसफार्मर के बारे में एक बेसिक सा नॉलेज दे दिए हैं। ठीक, अब बताओ कि ट्रांसफार्मर का परिभाषा लिखना है। इतना हम आपको इसलिए बता दिए कि इतना पढ़ने के बाद जो है आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखिएगा ये दोनों कंडीशन को, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों जो है कई बार पूछा जा चुका है। अच्छे से देख लीजिएगा इसको, वीडियो को अच्छे से पॉज कर करके देखिएगा, अगर नहीं समझ में आवे तो ट्रांसफार्मर का परिभाषा क्या होगा? वैसा युक्ति। क्या होगा? वैसा युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता के मान को बढ़ा दे या घटा दे, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक बार और बोल देते हैं हम, वैसा युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता के मान को बढ़ा दे या घटा दे, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हम यहाँ पे इस बात को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एग्जाम में आपको इतना लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में केवल आप यहाँ से लिखिएगा, जहाँ से हम आंसर लिखते हैं। वैसा युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता के मान को, यानी वोल्टेज के मान को
वोल्टता के मान को बढ़ा एवं घटा देता है से ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। कहते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो आप यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक ही लिखिएगा। ठीक। कभी कभी इसी में आपको एक चीज़ और पूछ देता है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी से आप क्या समझते हैं। इसका भी एक लाइन का परिभाषा है कि एसी परिपथ में आउटपुट पावर तथा इनपुट पावर के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन हम अलग से करवा देंगे, बस आपको यहाँ तक लिख देना है। अब कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात, और यहाँ पे एक चीज और है प्रतिबाधा, से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे प्रतिरोध 3 भाई होता है। कितना भाई? 3। एक का नाम क्या है? प्रतिरोध। एक का नाम क्या पड़ा? प्रतिघात। एक का नाम पड़ा प्रतिबाधा। तो बताइए कि यहाँ पे प्रतिरोध कितना भाई है? 3 भाई है। तीनों भाई का नाम क्या क्या है? प से ही स्टार्ट है, जिसका नाम है प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। तीनों का काम होता है विरोध करना। किसका? विद्युत धारा का। किसका विरोध करना? विद्युत धारा का विरोध करना। अब बताओ कि प्रतिरोध किसको बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भाई इसमें अगर ये जो संकेत हम देते हैं उसको बोलते हैं प्रतिरोधक, और उसको इंडिकेट करते हैं आर के द्वारा। अगर विद्युत धारा का विरोध जो है प्रतिरोधक करता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? प्रतिरोध। अगर विद्युत धारा का विरोध जो है ये दोनों करता है, ये वाला या ये वाला। अब बताइए कि इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर ऐसा हो संकेत तो इसको हम बोलते हैं एल, और एल का मतलब होता है प्रेरक। एल का मतलब क्या होता है? प्रेरक। और ऐसा को हम बोलते हैं सी। सी का मतलब होता है कैपेसिटर, जिसको हम बोलते हैं संधारित्र। तो अगर एसी परिपथ में विद्युत धारा का विरोध कौन कौन करे? या तो एल करे या तो सी करे, तो उस प्रतिरोध को हमने क्या नाम रखा? प्रतिघात। क्या नाम रखा? प्रतिघात। तीसरा आपका है प्रतिबाधा। इसमें क्या है? या तो आपका देखिए बड़ा आसानी से जाइएगा इसको। चलिए बताइए ये क्या है, तो बोलिएगा भैया ये है आर। ये क्या है? एल। ये क्या है? आर। ये क्या है? सी। ये है आपका आर, ये है आपका एल, ये है आपका। तो अगर एसी परिपथ में आर एल मिलके विरोध करे विद्युत धारा का, या आर सी मिलके विरोध करे, या आर एल सी तीनों मिलके विरोध करे, उसका नाम रखा गया है प्रतिबाधा। एक बच्चा सोच रहा होगा भैया आपका एल सी भी तो हो सकता है। तो एल सी जो है वो आपका एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है, इसलिए हम यहाँ पे उसका नाम नहीं लिए। ठीक। तो बताइए कि यहाँ पे बात हो रहा है कि प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखना है। तो इसका परिभाषा यहीं से बना लेंगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक या
केवल संधारित्र विद्युत धारा का विरोध करता है उसे प्रतिघात कहते हैं। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर एल, आर सी तथा आर एल सी तीनों मिलकर विद्युत धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। तीनों का अगर एसआई मात्रक पूछे ना तो तीनों का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। किसका? प्रतिरोध का भी, प्रतिघात का भी और प्रतिबाधा का भी। तो क्या इसका परिभाषा लिखा जाए? देखिए लिखते हैं। यहां से लिखते हैं आंसर। सबसे पहले परिभाषा किसका लिखा जाएगा? प्रतिघात। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा परिपथ में केवल प्रेरक लगा हो या केवल संधारित्र जुड़ा हो तो इसके द्वारा विद्युत धारा का किया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिघात कहलाता है। प्रतिघात कहलाता है। और ये भी हम बता देते हैं कि प्रतिघात दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रेरणिक प्रतिघात और एक होता है धारतीय प्रतिघात। अगर अगर आपका एल केवल विरोध करे तो उसको हम बोलते हैं प्रेरणिक, और अगर केवल सी करे तो उसको हम बोलते हैं धारतीय। ठीक है। दूसरा जो परिभाषा लिखना है वो लिखना है प्रतिबाधा। इसका भी सिंपल हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आर एल, आर सी तथा आर एल सी जुड़ा हो तो इसके द्वारा विद्युत धारा का किया गया प्रतिरोध किया गया प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिबाधा कहलाता है। प्रतिबाधा कहलाता है। ये आपका हो गया कंप्लीट आंसर। ठीक। बस दो क्वेश्चन और बाकी है, छोटा छोटा है। आवेश के पृष्ठ घनत्व को परिभाषित करें। समझिएगा इसको पहले। देखिए, यहाँ पे हम तीन आकृति लेते हैं। एक हम लेते हैं एक रेखा, ठीक, और इस पे हम डाल देते हैं आवेश। कितना आवेश रख दिया हमने? Q। और इसका जो लंबाई है, इसका लंबाई कितना ले लिए? L। ठीक। दूसरी बात, लेते हैं एक सतह, इस पे हम रख दिए हैं आवेश।
कितना आवेश रखे हैं, तब बोलेंगे भैया क्यू आवेश रखे हैं, और इसका क्षेत्रफल कितना है, हम बोलेंगे ए। तीसरा आकृति हम ले लेते हैं। अब बताओ कि इसके अंदर जो है वो क्या भरा हुआ है, आवेश भरा हुआ है ना। इसका जो आयतन है उस आयतन को हमने भी माना, और इसके अंदर जो आवेश है उस आवेश को हमने क्यू माना। तो यहाँ पे जो है हमने 3 फिगर लिया। इसमें पहला फिगर को अगर हम देखते हैं, तो बताइए कि यहाँ पे आवेश क्या चीज़ पे फैला हुआ है, ये क्या है? हम बोलेंगे भैया ये रेखा है। तो यहाँ पे आवेश क्या चीज़ पे फैला हुआ है? रेखा पे। तो हम इसको बोलेंगे आवेश का रैखिक घनत्व। क्या बोलेंगे? आवेश का रैखिक घनत्व। अगर आवेश यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ये क्या है, तो हम बोलेंगे सतह। सतह को हम बोलते हैं पृष्ठ, है ना। अब पृष्ठ का जो होता है वो होता है एरिया। क्या होता है? जैसे रेखा में जो है वो आपका लंबाई होता था, ठीक उसी प्रकार से सतह में, पृष्ठ में आपका क्या होता है? एरिया। और इस एरिया में कितना आवेश फैला हुआ है, कितना आवेश का जो है वो वितरण किया हुआ है, उसको हम बोलते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। क्या बोलते हैं? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और अगर आवेश जो है वो आयतन पे फैला हुआ है, किसे फैला हुआ है? भी बोले तो वॉल्यूम, है ना। कितना आवेश फैला हुआ है, क्यों आवेश फैला हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश के घनत्व को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला पृष्ठीय घनत्व, दूसरा पहला रैखिक घनत्व, दूसरा पृष्ठीय घनत्व, और तीसरा आयतन घनत्व। परिभाषा जो है वो किसी का भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सवाल जो है वो किसका पूछा है? पृष्ठीय घनत्व का। इसका परिभाषा सिंपल हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के कुल मान को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, है ना। इसका नाम लिख देते हैं ताकि आपको आगे काम भी दे सके। इसको हम बोलते हैं रैखिक घनत्व। क्यों इसका नाम रैखिक पड़ा? क्योंकि आवेश जो है वो किस पे फैला हुआ है? रेखा पे। इसलिए इसका नाम जो है वो क्या पड़ा? रैखिक घनत्व। और रैखिक घनत्व को जो है वो हम सूचित करते हैं लेमडा से, और लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बटा एल। क्या होता है? क्यू बटा एल। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ये इसका जो नाम पड़ा उसका नाम पड़ा पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व। दोनों बात हुआ सेम, है ना। और इसको जो हम इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेट करते हैं स्मॉल सिग्मा के द्वारा, और स्मॉल सिग्मा बराबर फॉर्मूला होगा क्यू बटा ए। क्यू बटा ए। तीसरा जो नाम है इसका नाम पड़ा आयतन घनत्व, क्योंकि आवेश किस पे फैला हुआ है? पूरे आयतन में फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा आयतन घनत्व। और आयतन घनत्व को हम सूचित करते हैं रो के द्वारा, और रो बराबर फॉर्मूला होगा क्यू बाई भी। यहाँ पे हम तीनों फार्मूला भी याद करवा दिए। तो बताइए कि परिभाषा जो है, अगर कोई पूछे रैखिक घनत्व किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा ये होगा कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के मान को रैखिक घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के मान को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। अब प्रति एकांक आयतन में आवेश के मान को आयतन घनत्व कहते हैं। परिभाषा जो है वो हमसे पूछा गया है किसका? कहाँ से लिखना है आपको? आंसर। पृष्ठीय घनत्व का परिभाषा लिखना है ना, तो क्या लिखना है? प्रति एकांक आयतन में, सॉरी, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के
के मान को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्ब्डा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q/A। बस आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन एक और है बस। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं? बस थोड़ा सा 2 मिनट और, इसका कहानी हो जाएगा समाप्त। तो समविभवी को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो स से होता है समान, और विभवी से होता है विद्युत विभव। और तल का मतलब होता है सतह। ठीक है, अगर हम इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ देते हैं तो ये आपका हो गया समान विभव वाला तल, है ना। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाता है समान विद्युत विभव वाला तल। इसका परिभाषा कैसे लिखना है पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश है, धनात्मक आवेश क्या है, Q। इसके चारों तरफ जो है वो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगा, इधर 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 भी निकल सकता है, इधर, यानी चारों दिशाओं में क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखा। अब बताओ कि यहाँ पे जो है वो हम एक तल बनाते हैं इस प्रकार से। अगर यहाँ पे तल बनाते हैं तो यहाँ पे हम लेते हैं, ये बिंदु का नाम हमने दे दिया A, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया B, इस बिंदु का नाम दे दिया C, और इस बिंदु का नाम दे दिया D। अब बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, R, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। यहाँ पे भी होगा R, यहाँ पे भी होगा R, और यहाँ पे भी होगा R। अब बताओ कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज को हमने एक नाम दे दिया VA, यानी कि पॉइंट A पे वोल्टेज V। यहाँ पे जो नाम दे दिया इसका नाम दे दिया VB, यहाँ पे जो नाम दिया उसका नाम दिया VC, और यहाँ पे जो नाम दे दिया उसका नाम दिया VD। VD। अब बताओ कि अगर दूरी समान है तो विभव का मान भी क्या होगा, समान होगा। अर्थात जो भी A का मान होगा वही आपका भी B का मान होगा, वही आपका भी C का मान होगा, और वही आपका भी D का मान होगा। यानी कि सभी बिंदु पे विद्युत विभव का मान क्या होगा, समान होगा। उस तल को, यानी ये वाला जो रेड वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, इस तल को ही हम बोलते हैं समविभवी तल। यानी कि इसका अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ये जो आपका दिख रहा है वो क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र, उसमें स्थित वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो, समान हो, उसे समविभवी तल कहते हैं। यानी समविभवी तल कहाँ पे स्थित होता है, तो हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र में होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पे विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो हम बोलेंगे भैया समान होता है। उसी तल को हम बोलते हैं समविभवी तल, है ना। उसके बाद अगर विभवांतर निकाला जाए इसका, तो कहीं भी अगर सब जगह समान है, अगर हम उसका अंतर निकालेंगे तो विभवांतर जो है वो सदैव कितना होगा, 0। ठीक है, अगर हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो किया गया कार्य का मान भी कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0। ये दोनों का दोनों जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है।
चलिए यहाँ से परिभाषा लिखिए और इस टॉपिक को समाप्त करिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो, उसे समविभावित तल कहते हैं। तल कहते हैं। आज का जो है वो सेशन आपका समाप्त हुआ और इस सेशन में हम कितना क्वेश्चन करवाए, 10, 41 से लेके 50 तक। कल जो है वो आपका आने वाला है 51 से 60। ठीक, चलिए यहाँ तक जो है वो आप लोग एक अच्छे से नोट से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है।